नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी स्टडी ठीक से कर होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 23 जून 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ को अपन डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस करने से पहले थोड़ी-सी बात, कल एक्चुअली अर्ली मॉर्निंग रिकॉर्ड किया था, तो वॉइस अच्छे से बाहर आ नहीं रही थी। तो थोड़ा-सा आपको यूँ लेज़ीनेस और ऐसे फ़ील हुआ होगा, उसके लिए माफ़ करना। आज अपन प्रॉपर इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो न्यूज़ है वुल्फ प्राइज़ को लेके है। देखिए, ये फिज़िक्स का बहुत बड़ा प्राइज़ है, नोबेल के बाद सबसे इम्पोर्टेंट प्राइज़ है। और ये पहली बार भारतीय मूल के व्यक्ति को मिला है, ठीक है? भारतीय मूल का यानी कि इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति पहले कभी खुद या उसके फ़ॉरफ़ादर भारत में रहे और अभी वो किसी और देश में रहता है, वहाँ पे उसको फिज़िक्स का ये प्राइज़ मिला है। आईटीएलओएस जो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है समुंदर को लेके हमने पढ़ा था, UNCLOS उसका जो प्राधिकरण है, इसका एक जज जो है नियुक्त हुआ है भारतीय व्यक्ति विमल पटेल। एफएटीएफ जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसके बारे में भी बात करेंगे। विवेक अग्रवाल इसके उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने पैदल चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है आर्टिकल 21 के तहत, ये भी अपन बात करेंगे। आरपीएससी राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष भी चेंज हुए और आरपीएससी में 2 सदस्य चेंज हुए। नारगढ़ सफारी में क्या नया जुड़ा उसके बारे में बात करेंगे। नौसेना में 3 युद्धपोत नए जुड़े हैं। जलवायु रिपोर्ट, सामाजिक पहल, निर्भय चेतना के बारे में बात करेंगे और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसके बारे में भी हल्की-सी बात करेंगे। तो ये थी हमारी आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ जिनको अपने को डिस्कस करना है। चलिए, सबसे पहले वुल्फ प्राइज़ सबसे पहले याद रखना है फिजिक्स कैटेगरी में। किसमें? फिजिक्स कैटेगरी में। और भारतीय मूल के वैज्ञानिक है जैनेंद्र के जैन। जैनेंद्र के जैन कहाँ के हैं? भारतीय मूल के हैं, ठीक है? और इनको ये सम्मान मिला है। नोबेल के बाद सेकंड सबसे बड़ा जो है वैज्ञानिक पुरस्कार है। फिजिक्स के सम्मान पाने वाले पहले भारतीय मूल के वैज्ञानिक है, ये दूसरी उपलब्धि होगी इनकी। और तीसरी अभी प्रोफेसर है पेंसिल्वेनिया जो विश्वविद्यालय यूएसए का, वहाँ पे अभी प्रोफेसर है, भारतीय मूल के व्यक्ति है, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखेंगे और नोट डाउन कर लेंगे। हमने बात करी थी अनक्लोज की, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी, जो बात करी थी ना हमने, दो 12 नॉटिकल माइल्स, उसके बाद 200 नॉटिकल माइल्स, है ना? कि हमारा जो आर्थिक अनन्य सेक्टर समुद्र का क्या होता है, उसी संस्था की एक बॉडी है आईटीएलओएस, यानी कि एक न्यायाधिकरण है कि समुद्र से जुड़े हुए अगर कोई विवाद होते हैं तो आईटीएलओएस में जाएंगे। और इन विवादों की अंतर्राष्ट्रीय अदालत है, मुख्यालय इसका हैम्बर्ग में, ये भी आप याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है कि विमल पटेल को वहां जज नियुक्त किया गया। और विमल पटेल कौन है? भारतीय व्यक्ति है। तो वहाँ पे भारतीय व्यक्ति विमल पटेल को जज नियुक्त किया गया। अभी जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि के विशेषज्ञ है, यूएन लॉ कमीशन के अभी मेंबर है और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति भी ये रहे हुए हैं। आईटीएलओएस के जज के रूप में नई नियुक्ति हुई है, इनका नाम भी आप याद रखेंगे। अगली बात है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। देखिए दोस्तों, दुनिया में आतंकवाद को लेके, मनी लॉन्ड्रिंग को लेके अगर किसी देश ने कोई गड़बड़ी करी है, उसके हिसाब से ये जो है एक्शन फोर्स जो है इंटरनेशनली उन पे कार्रवाई करती है। जैसे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आतंकवादियों को फंडिंग होती है, उस फंडिंग को लेके फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है, उनको कभी ग्रे लिस्ट में, कभी ब्लैक लिस्ट में डालती रहती है, ठीक है? और ये जो है इंटरनेशनली पाकिस्तान के खिलाफ अच्छे से उसको प्रेशराइज़ करके उसका दिमाग ठीक रखने में काम करती है। अब इस संस्था का उपाध्यक्ष जो है भारतीय व्यक्ति, भारतीय आईएएस अधिकारी विवेक अग्रवाल को नियुक्त किया गया है, ठीक है? मुख्यालय इसका पेरिस, फ्रांस में है। तो ये बात आप याद रखेंगे, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट याद रखेंगे। थोड़ा-सा आप मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा एफएटीएफ करके इसको हिंदी में एक्सप्लेन कीजिए। ऐसा करके आप गूगल पे डालिए और थोड़ी-सी जानकारी अपने आप से पढ़िए, ताकि एडिशनल थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, थोड़ा आपको आइडिया मिल लगेगा। क्योंकि मैं सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको यहाँ पढ़ाने लगूँगा तो ये वीडियो 1 घंटे से भी ज़्यादा हो जाएगा और फिर आपके लिए ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। दूसरी बात, एक सामने से दी हुई चीज़ और एक खुद की रिसर्च की हुई चीज़ में बड़ा अंतर होता है, उसकी क्वालिटी में बड़ा अंतर होता है, ये बात भी आप समझेंगे। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो है पैदल चलने के अधिकार को भी मौलिक अधिकार मान लिया आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 के तहत। उन्होंने बोला कि भाई ये व्यक्ति को मिलना ही मिलना चाहिए, ठीक है? सड़क के दोनों तरफ जो है फुटपाथ व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और पैदल चलने का उसको अधिकार है। ये सरकार की और स्थानीय निकायों की ज़िम्मेदारी, वो ऐसा करे। अब देखिए डिसीजन आ गया, लेकिन वास्तविकता आपको भी पता है इंडियन सिटीज़ की क्या हालत है। लेकिन अपने को याद रखना है कि आर्टिकल 21 जो कि शुरू में सिर्फ राइट टू लाइफ की बात था, राइट टू लाइफ, यानी कि बिना कानूनी आधार के आप किसी का जीवन नहीं छीन सकते। इसका विस्तार होते-होते पर्यावरण से होता हुआ अब फुटपाथ तक ये पहुँच गया, यानी कि ये भी आदमी का फंडामेंटल राइट है, अपने को डॉक्यूमेंट के हिसाब से चीज़ याद रखनी है ना? इससे शहरों में पैदल यात्रियों के जो अधिकार है मजबूत हुए। बेसिकली एक 5 साल के बच्चे का मामला गया था जिसकी मौत हो गई थी रोड एक्सीडेंट में, क्योंकि वहाँ फुटपाथ नहीं था और बच्चा वहाँ रोड पे चल रहा था और पीछे से कार या बाइक ने मारी उसको, उसकी डेथ हो गई थी। उस मामले के संज्ञान में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है। थोड़ा-सा आपको दिखने में या विजिबिलिटी में प्रॉब्लम होगी, मैं आपको समझा दूँगा, क्योंकि कई बार स्लाइड्स की फॉर्मेटिंग में इश्यू आ जाता है। तो
महिला प्रतिनिधियों का चुनाव में कितना मतलब भागीदारी है, मतलब हमारी विधानसभाओं में और लोकसभाओं में कितनी महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत है, इसके बारे में बात करें। कौन बात करिए? एडीआर एक संस्था है, नाम याद रखेंगे हमेशा, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ये जो संस्था है, इस संस्था ने 20 स्टेट, 20 राज्यों और 2024 का जो जनरल इलेक्शन था लोकसभा का, इसके डेटा के आधार पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हैं। इन्होंने बोला है कि राज्यों में केवल 10.2% महिलाएं हैं और लोकसभा में केवल 9.6% 2024 वाले में। यानी कि महिलाओं का भारतीय राजनीति में जो प्रतिनिधित्व है वो काफी कम है, इसको बढ़ाया जाने की जरूरत है। और इसी हिसाब से जो 33% महिला आरक्षण वाला जो बिल है वो लॉजिकल लगता है। ठीक है, वक्त की जरूरत लगता है और जरूरी भी लगता है। इस हिसाब से आप इसको याद रखेंगे। अब ये आपके कहाँ काम आएगा? देखिए, एग्जाम में सीधा आपसे नहीं पूछा जाएगा, प्री एग्जाम में ना मेंस एग्जाम में। आप इसका यूज कर सकते हैं। जब भी प्रतिनिधित्व की बात आए, जब भी समानता की बात आए, जब भी महिला सशक्तिकरण की बात आए, तब आप ये डेटा देंगे कि एडीआर की हाल ही की रिपोर्ट के आधार पर राज्यों में केवल 20 राज्यों में 10.2% और सेंटर में लोकसभा में केवल 9.6% महिलाओं का योगदान है, जबकि आबादी 50% है। आपकी बात में वजन लगेगा, सामने वाला कन्विंसिंग लगेगा, उसको लगेगा हाँ यार बहुत रीजनल बात कर रहा है, लॉजिकल बात कर रहा है, नॉलेजेबल पर्सन है। तो आपको एक आधा नंबर वहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो ये बात आप याद रखेंगे। अब राजस्थान में भी कुछ प्रमुख नियुक्तियां हुई है। देखिए, आरबीएससी राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष हनुमान सिंह राठौड़ को नियुक्त किया है, 3 साल का कार्यकाल है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आरपीएससी है, पेपर सेटल्स है, कहीं नजर पड़ गई डाल दिया तो आपको थोड़ा सा पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है आरपीएससी। ठीक है, यहाँ पे 2 सदस्यों की नियुक्ति है, पहला डॉक्टर संतोष आनंद, दूसरा डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा। और यहाँ पे क्राइटेरिया है कि इनकी जो भी 6 साल या तो कार्यकाल हो जाए या फिर 62 साल की एज पूरी हो जाए, दोनों में से जो भी पहले होगा वहां तक इनकी नियुक्ति रहेगी। अब मैं आपको काम देता हूँ, सबसे पहले आपको ये पता करना है आरपीएससी में अभी कितने मेंबर है। ठीक है, कौन कौन है उनके बाई नेम आपको याद रखना है। और चेयरमैन जो है वो आपको मैं बता देता हूँ, अभी जो कर्नल केसरी सिंह है उनको अस्थायी कार्यकारी चेयरमैन जो है बना दिया गया है। ठीक है, और दोनों का ही जो मुख्यालय आरबीएससी और आरपीएससी का वो अजमेर में है, ये बात आप समझते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, एक टर्म है रोन नॉन रिफॉल्मेंट। नॉन रिफॉल्मेंट देखिए बेसिकली क्या होता है। 1951 में शरणार्थियों को लेके एक मानवता का अधिनियम आया, कहाँ पे? मानवता अधिनियम आया, कहाँ पे? यूएन में। इस अधिनियम के तहत एक व्यवस्था की गई कि भाई मान लीजिए ये 2 देश है, देश ए, देश बी। ठीक है? इस देश ए में मान लो कोई प्रताड़ित व्यक्ति जिसको जान का खतरा था, ठीक है, उसकी आजादी का खतरा था और वहाँ इस देश में आ गया पहुंच के शरणार्थी के रूप में, तो इस देश की जिम्मेदारी है कि इसको वापस रिटर्न ना करे, क्योंकि इसकी लाइफ को खतरा है। ठीक है, यही बोलता है नॉन रिफॉल्मेंट। शरणार्थी सुरक्षा का मूल सिद्धांत है। किसका? शरणार्थी, यानी कि आपके पास शरण लेने आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप उसको सुरक्षा दीजिए, तो जो है जीने का अधिकार दीजिए। किसी भी व्यक्ति को जो ऐसे देश में जबरन वापस नहीं भेजा जा सकता जहां उसकी जान, आजादी और सुरक्षा को खतरा हो, यानी कि जहां उसकी जान को खतरा हो, आजादी को खतरा हो, उसकी सिक्योरिटी को खतरा हो, ऐसे व्यक्ति को वापस नहीं भेजा जा सकता। 1951 की शरणार्थी संधि में शामिल ये सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा सिद्धांत है। भारत ने 1951 की शरणार्थी संधि को जो है साइन नहीं किया, क्योंकि हमारे जो है ऊपर में म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ से बहुत ज्यादा शरणार्थी आते हैं और हमें को टैकल करना पड़ता है। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके ये सारे सिद्धांत जो है हमारे लिए एप्लीकेबल उस तरह से फिजिबल नहीं थे, तो हमने इसको पालन नहीं किया। अब यूरोपियन यूनियन भी नया कानून लेके आ रहा है, तो यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि जो राइटर है, एक्सपर्ट है, ये बोल रहे हैं कि ये तो ना इसकी मूल भावना को कमजोर कर देगा, इस कानून को ही कमजोर कर देगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको बात याद रखनी है, भारत इसका हस्ताक्षर करता नहीं है। कहीं आपको लगे मानवता के नाम पे तो इंडिया तो अच्छा कंट्री है, मैं यस कर देती हूँ कि नहीं हस्ताक्षर करता है, बिल्कुल नहीं है। और ये जो रोन नॉन डिफॉल्मेंट है, ये क्या कहता है कि भाई आप जबरन उसको वापस नहीं भेजते जिसको खतरा है। ठीक है, आगे देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, ये न्यूज़पेपर में था, वैसे हमारे करंट का नहीं है लेकिन न्यूज में है, तो हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करें। सबसे पहले तो कि नरसिंह देव प्रथम ने 1250 में बनाया था। किसने बनाया था? नरसिंह देव देव प्रथम ने। कब बनाया? 1250 ईस्वी में। ठीक है, इसमें 24 विशाल पहिए हैं, इसमें 24 पहिए हैं इस तरह के, जैसी इमेज जुड़ी हुई है, और 7 जो है घोड़े। और ये समय की सटीक गणना करते हैं। ये जो डिजाइन इस तरह से बनाई गई है, ये पहिए और ये जो घोड़े हैं इस तरह से डिजाइन किए गए हैं, समय की एग्जैक्ट ये जो है गणना करते हैं। 1984 में इसको यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया।
कहाँ पे है? कोणार्क में है, जो कि उड़ीसा में अवस्थित है और भगवान सूर्य देव को समर्पित ये मंदिर। देखिए प्राचीन काल में प्रकृति की हमें पूजा करते थे। आज भी हम प्रकृति को भगवान मानते हैं। इसी हिसाब से कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, नाम में भी है और ये सूर्य देव को समर्पित है। कोणार्क में है, उड़ीसा में है। नरसिंह देव प्रथम ने बनाया था, 1250 ईस्वी में बनाया था। 24 पहिए हैं इस मंदिर में, 7 घोड़े हैं जो कि समय की गणना के बारे में बताते हैं। ठीक है। अगली न्यूज है, भारतीय नौसेना में 3 नए स्वदेशी युद्धपोत शामिल किए गए। स्वदेशी सबसे, ये देश में ही निर्मित है। रक्षा आत्मनिर्भरता के मामले में भारत लगातार अच्छी प्रगति कर रहा है और कोलकाता में 3 स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म राष्ट्र को समर्पित किए, किसने? पीएम ने। के बाद भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि किस में याद रखना है। कौन कौन से है? पहला है दूनागिरी, दूसरा है संशोधक और तीसरा है अग्रे। दूनागिरी, संशोधक, अग्रे आपसे सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में न्यूज में रहे दूनागिरी, संशोधक और अग्रे के आपको पता होना चाहिए कि ये युद्ध होते हैं जो कि भारतीय सेना में कमीशन किए गए। कमीशन का मतलब शामिल किए गए। आपसे ये अपना कार्य करेंगे। क्या क्या है? दूनागिरी है, स्टेल्थ युद्ध पोत है, ब्रह्मोस मिसाइल से लेस। देखिए युद्ध पोत क्या होता है? जैसे एक तो होता है, जैसे आपका ये एयरफोर्स का स्टेशन है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे रनवे बने होंगे। ठीक है। यहाँ पे जहाज होंगे हैंगर में, अलग अलग तरह के। ठीक है। ये जहाज यहाँ से इस रनवे पे आएंगे, यहाँ से उड़ान भरेंगे और जहां भी इनको जाके बॉम्बिंग करके आनी है करके आ जाएंगे। ठीक है। अब समुद्र में तो देखिए बेसिकली वहां तो जमीन होती नहीं, तो वहां पे युद्ध पोत बनाया जाता है। आप इसको समझिए एक लैंड का टुकड़ा है, एक मशीन का टुकड़ा है। इसी टुकड़े के ऊपर आपके रनवे होंगे। ठीक है। यहाँ रनवे पे देखिए, यहाँ पे जहाज, यहाँ पे यहाँ से उड़ान भर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे इस कोने में मान लीजिए ब्रह्मोस मिसाइल तैनात कर दी, तो ऐसे मिसाइल भी जो है लॉन्च की जा सकती है। तो ऐसा जो है युद्ध पोत है। ठीक है। कौन सा? दूनागिरी, नाम याद रखेंगे। आगे संशोधक ये सर्वे करेगा, तटीय और गहरे समुद्र में सर्वे करता है और जासूसी सर्वे भी कैरी आउट कर सकता है। तो संशोधक जो है ये सर्वे करने वाला, जासूसी करने वाला, निगरानी करने वाला जहाज है। अग्रे जो है पनडुब्बी रोधी, यानी कि पानी के अंदर रहेगा और पनडुब्बियों का पता लगाएगा। दुश्मन की पनडुब्बियों के खिलाफ जब इसको लगेगा कि हाँ अच्छा इंडियन वाटर में ये पाकिस्तान की सबमरीन है, पनडुब्बी है, इसको हम हिट करते हैं और इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। 75% जो इसके उपकरण स्वदेशी थे, 200 प्लस जो छोटी छोटी कंपनीज है, इन्होंने कंट्रीब्यूशन अपना इसमें दिया बेसिकली। ठीक है। तो ये अपन देखेंगे इसको। ये थोड़ा सा छोटा, हाँ ये बड़ा हो गया, इस ये काम का है यार, है ना? ठीक है। हाँ। तो ये जलवायु परिवर्तन को लेके, इसमें अब लिख नहीं पाएंगे आप। ठीक है। देखिए बेसिकली हमने अब तक बात करी कि भाई जलवायु परिवर्तन की वजह से बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, जलवायु परिवर्तन की वजह से जो ग्लेशियर वो पिघल रहे हैं, जल का संकट हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन की वजह से भूकंप आ रहे हैं, बाढ़ आ रही है, तमाम तरह की बातें करी। लेकिन आपने अभी तक ये नहीं सुना होगा कि जलवायु परिवर्तन की वजह से बच्चों का जो स्वास्थ्य है वो भी प्रभावित हो रहा है। और यूनिसेफ इंडिया, यूनिसेफ जो है संस्था है इंटरनेशनल, इंडियन जो विंग है उसने, और ICRIS इन दोनों संस्थाओं ने एक सर्वे किया और उन्होंने बोला कि बहुत बड़ा असर जो है कुपोषण और सारी चीज़ों पे जो है पड़ रहा है, यानी कि पोषण पे असर पड़ रहा है भारत में। और राजस्थान का जो स्कोर है 11वां है, यानी कि प्रभावित होने वालों में टॉप में बिहार है, राजस्थान 11वें नंबर पे, स्कोर है 0.749, यानी जीरो के जितने नजदीक रहेंगे उतना कम प्रभाव, एक के जितने नजदीक जाएंगे उतना ज्यादा प्रभाव। तो राजस्थान का 0.749 और 29 राज्यों में राजस्थान का 11वां स्थान। ठीक है। तो मुख्य निष्कर्ष क्या है इसके कि 15% तो जो है जलवायु जोखिम की वजह से बच्चों में बोनापन आ रहा है, यानी कि एक्सट्रीम गर्मी पड़ रही है, एक्सट्रीम वेदर रहता है, इसकी वजह से बच्चों में बोनेपन की समस्या बढ़ रही है। 15% तक जो बोनापन बढ़ने का जोखिम जो है बढ़ गया है। और 44.6% बांसवाड़ा में बच्चों में फर्क पड़ रहा है, यानी कि ओवरऑल राजस्थान की बात करें, ओवरऑल इंडिया की बात करें तो 15% और अकेले बांसवाड़ा में 44.6%। और बांसवाड़ा चारों संकेतक यानी कि ठिंगनापन भी बढ़ रहा है क्लाइमेट की वजह से, कम वजन भी, एनीमिया भी, और जलवायु संवेदनशीलता भी बढ़ रही है। ये बात अपन याद रखेंगे। ठीक है। ये हमारी सारी बात होगी। ये स्कोर भी अपने को याद रखना है, ये 15%, ये 44.6%, इसको भी अपन मेंस के किसी आंसर में कोट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा देखिए बिहार में ज्यादा इश्यू है 0.84, यानी कि लगभग एक के नजदीक एक्सट्रीम जो है बच्चों पे प्रभाव पड़ रहा है। और राजस्थान जो है 11वें नंबर पे, यानी कि हम भी 29 राज्यों में 11वें नंबर पे हैं। तो जोखिम का स्तर है राजस्थान का वो भी ज्यादा है। 0.749 हमारे स्कोर है और 11वां स्थान है। ठीक है। बिहार सबसे और त्रिपुरा सबसे कम संवेदनशील है। जयपुर में भी एनीमिया यानी कि खून की कमी जो है उच्च, और बांसवाड़ा में जो है सारे संकेतक उच्च, बांसवाड़ा की स्थिति सबसे ज्यादा दयनीय है। अब देखिए एक निर्भया फंड बनाया हुआ था, केंद्र सरकार ने क्या बनाया था? निर्भया, यानी कि महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए इस फंड का निर्माण किया गया था। अब इसी फंड के तहत एक अभियान शुरू किया, निर्भया चेतना अभियान।
निर्भय चेतना अभियान किसने? पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार। निर्भया फंड के तहत, निर्भया एक फंड बनाया हुआ था, उस निर्भया फंड के तहत पंचायती राज मंत्रालय जो कि केंद्र सरकार, भारत सरकार का है, उसने निर्भय चेतना अभियान शुरू किया। क्या करेंगे? लैंगिक संवेदनशीलता की क्रांति, यानी कि जो पुरुष जनप्रतिनिधि है, पुरुष पंच है, सरपंच है, ठीक है, आपके प्रधान हैं, इनको अवेयर किया जाएगा कि महिलाओं के प्रति आपको कैसे बिहेव करना है, महिलाओं में किस तरह संवेदनशीलता से आपको पेश आना चाहिए, ठीक है, किस तरह उनकी डिग्निटी से उनसे बात की जानी चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे रील्स, वीडियो इस तरह के वायरल होते हैं कि ये लोग इतने संवेदनशील नहीं होते और अच्छे से बात नहीं करते। तो ये जो है ध्यान रखा जाएगा इस फंड का। ये है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है विस्तार, अभी राजस्थान को इसमें शामिल नहीं किया है, लेकिन हमने हल्का सा इसको पढ़ लिया, बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए नाहरगढ़ जो बायोलॉजिकल पार्क है, जयपुर में अवस्थित है, ठीक है, यहाँ पे व्हाइट टाइगर की सफारी भी शुरू हुई और ये पहली बार है, पहली बार है कि राजस्थान में व्हाइट टाइगर की जो है सफारी हुई शुरू। आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि पहली बार व्हाइट टाइगर की सफारी राजस्थान के किस जैविक उद्यान में? नाहरगढ़ बायोलॉजिकल। और जो है भीम और स्कंदी, ये दोनों व्हाइट टाइगर है जो मेल फीमेल है, वो मे बी ब्रदर सिस्टर हो या फिर जो भी इनके बीच में रिलेशन हो, बट भीम और स्कंदी जो है ये मुख्य आकर्षण थे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भीम और स्कंदी क्या है? तो टाइगर सफारी जो है शुरू हो गई है, जो है लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं, ये सारी बात। देखिए सपने देखने की हिम्मत रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर एपीजे कलाम साहब ने ये बोला था कि अपनी औकात से बड़े सपने। अगर आपका सपना सुख के सामने वाले को कभी हंसी ना आए कि यार क्या बात कर रहा है, ऐसे भी होने वाला है, तब तक आपका कोई सपना नहीं। तो बहुत बड़े सपने देखने, सबसे पहली चीज हिम्मत रखनी है, दुनिया से नहीं डरना है, दुनिया क्या सोचती है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। लक्ष्य बड़ा है तो रुकावटें आएगी। आप मान के चलिए आपने अपनी हिम्मत से, अपनी औकात से, अपने सामाजिक आर्थिक परिवेश से ज़्यादा बड़ा अगर सपना देख लिया ना, तो प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है और बहुत ज़्यादा नंबर्स में आनी है। लेकिन उस टाइम आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि नो, स्टॉप नहीं होना है। सपने देखना और अपने उस सपने के लिए लड़ना बंद नहीं करना है। हिम्मत रखनी है, लेट गो करना है। 2, 4, 10 दिन और चीज़ों को आगे बढ़ने देना है, चीज़ें आसान हो जाएगी। आप पार कर लेंगे और ज़्यादा मजबूत होके आगे आएँगे। जब बाकी प्रॉब्लम्स जब आएगी सामने तो छोटी नज़र आएगी। रुकिए मत, अल्टरनेटिव ढूँढ लीजिए। रास्ता ढूँढने का मतलब है कि मंजिल बदलने की ज़रूरत नहीं है। मंजिल चेंज नहीं करनी है, तरीका थोड़ा बदल लेना है। अपने आप को थोड़ा-सा मोल्ड कर लेना है। और दुनिया बदलने की जो शुरुआत होती है ना, एक जिज्ञासु बच्चे से ही होती है। यहाँ मैं रेफ़रेंस दूँगा अपने एलन मस्क का। दुनिया के पहले बिलियनियर बन चुके हैं वो, ठीक है? एक व्यक्ति बहुत कम एज में, अभी 50 के आस-पास है और इतना बड़ा अचीवमेंट। पूरी दुनिया की थॉट प्रोसेस को, पूरी टेक्नोलॉजी की स्पीड को इस एक व्यक्ति ने बदल के रखा कि जिज्ञासु था। जिज्ञासा ही शुरुआत है और कम उम्र में नींव बनती है। सही सवाल पूछने की हिम्मत रखो कि आपको आगे बढ़ाती है। राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हमेशा खुद से भी पूछिए और सामने आपके हैं उनसे भी पूछिए। या रुकना नहीं है, मंजिल दूर है तो भी चलते रहना है। ठीक है? यही लाइफ का फंडा है, ऐसे ही ग्रो किया जाता है। देखिए सिंपल बात है, अगर अपने कंफर्ट ज़ोन में रहोगे, ठीक है, तो एवरेज लाइफ के लिए, बिलो एवरेज लाइफ के लिए तैयार हो जाइए। और अगर ज़िंदगी में बड़ी उड़ान भरनी है, तो हिम्मत रखिए बड़े सपने के लिए और लड़ते रहिए। एक दिन सफलता मिल जाएगी। तो आज हमने डिस्कस किया वुल्फ प्राइज़, जो कि फिजिक्स का सबसे बड़ा ज्ञानेंद्र सिंह जैन को मिला है, भारतीय मूल के हैं। आईटीएलओस के जो है जज नियुक्त हुए हैं विमल पटेल। एफएटीएफ में विवेक अग्रवाल जो है उपाध्यक्ष बने, पहले भारतीय। इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट में पैदल चलने के अधिकार को भी आर्टिकल 1921 के तहत मौलिक अधिकार माना है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में है, कोणार्क में है। 24 इसमें रथ है, इसमें जो है चक्र है और 7 इसमें घोड़े हैं। हिसाब से आप याद रखेंगे, यूनेस्को में 1984 में भी इसको शामिल कर लिया गया था। इस तमाम जो है आगे बढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल फिर एक नए डिस्कशन के साथ।